अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस शेफुल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक तो कह ही सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी वो बातें अधूरे से थे पार्ट 55। और आज ये कहानी की आखिरी एपिसोड है, अंतिम पड़ाव। तो शुरू करते हैं। इधर जो वंदना थी वो पूरी तरह से दुल्हन की वेश में सजी हुई थी। आंसू उसके रुकने की नाम ही नहीं कर रहे थे। जब जब वो आंसू को पोंछ रही थी उसके बाद भी पता नहीं कहाँ से आंसू फिर से आ रहे थे। दिल अंदर से रो तो रहे थे। वो कोशिश तो कर रही थी अपनी इमोशंस को छुपाने की, लेकिन ये आंखें साथ नहीं दे रहे। आज आईने में खुद को देखकर बस आंसू बहने लगती है। आज के दिन कभी नहीं सोची थी ऐसा, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत जो हम चाहते हैं वो थोड़ी ना हमारे हिसाब से होते हैं। ऊपर वाला जो चाहते हैं वही होती है। हाँ, हम जो चाहते हैं वो पाने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। अगर नसीब में होगी तो कभी कभार मिल जाते हैं, और नहीं तो नहीं। थोड़ी देर में उसके कमरे में कोई तो आता है। दरवाजे की आवाज़ सुनते ही वो पीछे पलटती है। पता नहीं कौन थे वो शख्स जिसे देख के वो बहुत शौक थी, शायद उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखें बढ़िया से हो चुकी थी। वो आगे शायद कुछ बोलना तो चाह रही थी, लेकिन पता नहीं कौन थे कि आते ही उसे टाइटली हक कर लेती है। तभी उसकी मुंह से एक आवाज़, वानी जी आप, हम सॉरी, मैंने बहुत गलती करी। मुझे नहीं छोड़नी चाहिए थी, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़। क्या कर रही है आप एक तो छोड़िए मुझे प्लीज़। कुछ ही देर में मेरी शादी है, प्लीज़। बहुत मुश्किल हुई इस मुकाम में खुद को लाने के लिए। प्लीज़, मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती, आप मुझे छोड़िए। आई कांट, मुझसे नहीं होगी। सोची थी कि बस दूर से तुम्हें देख के चली जाऊंगी एक आखिरी बार, लेकिन तुम्हें देखकर मैं खुद को नहीं रोक पाई। आई स्वेयर, मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दे सकती। कैसे मैं जीती जी मर जाऊंगी वैसे तो। कुछ देर तक तो वो ऐसी इतनी कस के गले लगा कर रखती है वंदना को कि वंदना बहुत कोशिश कर रही थी वानी को खुद से दूर करने की। न जाने कितनी देर तक वो कसर कर रही थी, कभी हाथ मार रही थी, कभी शोल्डर पे मार रही थी, लेकिन वानी की पकड़ से वो आज़ाद नहीं हो पा रही थी। और एक वो क्षण थी जो वो अपने आप को पूरी तरह से आज़ाद कर देती है वानी की बाहों में, और उसे कस के गले लगाकर वो इतनी रो पड़ती है पूरी तरह से। क्यों आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? पता थी कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पता थी ना आपको, फिर भी आपने वो सारी चीज़ किया, मुझे तकलीफ। आपको पता भी है मुझ में क्या भी थी। हाँ, आज मैं इस मुकाम पे आई हूँ किस हालत से गुजरते हुए। आपको ज़रा सा भी भनक है इस चीज़ की? I'm सॉरी। लगी नहीं थी, सच में मुझे नहीं लगी थी कि मुझसे नहीं होगी। और सच में तुम्हें इस तरह से देख के मैं नहीं कर पाऊँगी। मेरा दिल इतनी बड़ा नहीं है, मैं नहीं हूँ ऐसी। मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ ना, सच मानो, यकीन मानो मेरी। आज इस हालत में तुम्हें देख के मुझसे नहीं हो जाएगी। अगर ऐसा करनी ही पड़ेगी ना तो प्लीज़ मुझे मार दो, क्योंकि मेरी जीती जी ना मैं ये देख नहीं पाऊँगी। प्लीज़। वंदना उसकी सीने में सर रखी हुई थी, और उसी वक्त यशु अंदर आती है। एक्चुअली वो किसी चीज़ को लेने के लिए बाहर गई थी, लेकिन जैसे वो अंदर आती है ये माहौल देख के वो एकदम शॉक्ड। अब वो बोल पड़ती कि ये क्या है?
तभी वानी और वंदना दोनों ही यशु की ओर देखती है। यशु फटाक से दरवाज़ा जैसे बंद ही करेगी, तभी वहाँ पर वंदना की आई आती है। यशु दरवाज़ा ओपन नहीं करती है। वंदना की आई बोलती कि यशु दरवाज़ा खोलो। अब आंटी वो थोड़ी सी बाकी है, वो उसको तैयार करनी है। यशु दरवाज़ा खोलो। आंटी 2 मिनट। वो वंदना की ओर देखती है और वानी की ओर आंखों से इशारा करती कि क्या करूं अब, अरे बोलो कुछ, आंटी है। वंदना वानी की ओर देखती है। तभी दरवाजे के उस तरफ से वंदना की आई की आवाज़, मैं देख चुकी हूँ, वानी अंदर है, दरवाज़ा खोलो। और जैसे ही यशु ये सुनती है, वो सामने की ओर अब भी देख रही थी। वानी मानो आंखों से इशारा करती है कि खोल दो। इधर वंदना बोलती कि अब बात करते हैं, एक बार आखिरी बार कोशिश करते हैं, फिर पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता क्या करूँगी, दोनों मिलकर कोशिश करते हैं। तभी यशु दरवाज़ा खोल लेती है। जैसे ही यशु दरवाज़ा खोलती है, इधर वंदना की आई फटाक से अंदर जाती हुई वो खुद दरवाज़ा बंद कर देती है। अब यशु भी शौक, ये क्या हुई, और उसकी आई पलटते हुए सीधा वंदना की ओर देखती है। वंदना तब भी वानी को बड़ी कस के गले लगाई हुई थी, ऐसे मानो कि वो छोड़ना ही नहीं चाहती हो। वो जिस तरह से अब भी उसको जकड़ के रखी थी अपनी आँख के सामने, मानो आंखों से ही कह रही हो, अब की बार नहीं, अब की बार नहीं, आप बोलेंगी भी तब भी नहीं। तभी इधर धीरे धीरे उसकी आई दोनों के करीब जा रहे थे। तभी वानी आगे बोल पड़ती है, देखिए आंटी, आपने जैसी कही थी मैंने वैसी करी, पर चीज़ें बस बिखरते गए। हम में से कोई खुश नहीं हो पाएंगे इसमें। खुशी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर वही चीज़, ये रख लो भाई साहब। वानी आगे बात कंप्लीट भी नहीं कर पाती। तभी वंदना के आए, पता नहीं वो भी साड़ी पहनी हुई थी कि अपनी आंचल के अंदर से पता नहीं कुछ छुपा के लाई थी या क्या थी, कपड़ों में मोड़ी हुई, समझ किसी को कुछ नहीं आ रहे थे। वानी बस इतना पूछती कि ये क्या है, इसमें कुछ पैसे हैं और कुछ ज्वेलरी सेट जो वंदना के लिए ली थी, शायद काम आ जाए। देखो वक्त बहुत कम है, बारात आ चुके हैं, किसी भी वक्त बुलावा आ सकते हैं, तुम दोनों को अभी यहाँ से निकलनी होगी। ये बात सुनने के बाद तीनों के मानो होश ही उड़ जाते हैं। यशु तो बोलने भी लगती कि आंटी ये क्या है, मैं कुछ समझ नहीं पाई हूँ। यशु, समझाने की वक्त नहीं है मेरे पास, बहुत गलतियाँ कर चुकी हूँ, अब नहीं। शायद मैं बहुत देर भी कर दी है, लेकिन अगर एक मौका अगर मिलते हैं तो मौके को ज़ाया नहीं करनी चाहिए। डेढ़ साल से हर रोज़ बस कतरा कतरा मरते हुए देखी मैंने इसको अपनी इन्हीं आँखों के सामने। मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि वजह भी तो मैं ही थी ना। सोची थी कि वक्त के साथ साथ चीज़ें ठीक हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो वक्त के साथ साथ मैं ही मेरी बेटी से दूर होती गई। अब बस बहुत हुआ, अब मैं और टूटते हुए नहीं देख सकती इसको, और अब की बार ये टूटेगी तो शायद मैं अपनी बेटी पूरी तरह से खो दूंगी। तो बस बहुत हुआ, ये रखो, यहाँ पे कुछ पैसे हैं और कुछ ज्वेलरी, जो भी है शायद तुम लोगों का कुछ काम आ जाए, लेकिन जल्द से जल्द यहाँ से निकलनी होगी। वानी, मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं तभी वो हाथ जोड़ने लगते हैं। वानी तुरंत हाथ पकड़ लेती कि आंटी प्लीज़ ये मत करिए, कम से कम ये मत करिए प्लीज़, मान गए तुम्हारी प्यार को। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं समझी थी, समझ गई थी, लेकिन मेरी सोच से मैं बाहर नहीं हो पा रही थी। समाज की ताने, दुनिया भर की चीज़ें
कब तक लड़ पाओगे दोनों? एक ना एक दिन ऐसा हो आएगी शायद दोनों ही थक जाओ, लेकिन तब तक क्या पता मेरी बेटी कम से कम जी तो सकती है ना खुशी से। और क्या पता खुशी के आड़ में ये सारी चीज़ अनदेखा हो जाए। बस यही चाहिए और कुछ नहीं। तुम लोग जल्दी जाओ यहाँ से, बारातें आ गए। और तभी दरवाजे पे नॉक नॉक होने लगते हैं। वो जल्दबाजी में वो जो भी लाए थे हाथ में वो वानी के हाथ में देती है। वंदना अपनी आय की ओर बस एक टक देखती है, यकीन मानो हो ही नहीं रही थी। वो आती है अपनी आय के सामने, उसकी आय की आंखों में आंसू थे। वो बस उसकी फॉरहेड को चूमती है। बस तुम्हारी आय की आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगी, फिर चाहे बात हो या ना हो, लेकिन आय की आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जाओ, खुश रहो, देर मत करो, जाओ यहाँ से। यशु, इनकी मदद करो। जी आंटी, चलो जल्दी चलो यहाँ से। तभी वानी क्या करती है, उसके हाथ में जो चीज़ें दिए थे आंटी, वो सारी चीज़ वो वंदना की आय के हाथ में थमा देती है। ये आप रख लीजिए, आपने मुझे इस दुनिया की सबसे कीमती तोहफा दी है, और वो है वंदना। इसके आगे ना ये सब कुछ नहीं है। और ये कीमती जो तोहफा आप मुझे दे रही है ना, इसका अच्छे से ध्यान रखूँगी, सही सलामत। और ये वादा करती हूँ कि इसकी आंखों में से कभी आंसू नहीं आएगी। मैं कभी इसके ऊपर कोई आँच नहीं आने दूँगी, कभी नहीं। हमेशा खुश रखूँगी। बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और बस आपकी आशीर्वाद। वंदना की आई बहुत खुश होती है। वो वानी की फॉरहेड पे चूमती और बोलती कि जाओ जल्दी से। तभी इधर जो यशु है वो बोलती कि इस हालत में अगर ऐसे जाएगी तो बहुत दिक्कत हो सकती है, जल्दी से ये साड़ी बदल लो तो यहाँ से निकलने में आसान हो जाएगी। वंदना वही करती है, वो फटाक से वॉशरूम जाती है। जैसे तैसे करके जितना हो सकती थी जल्दबाजी में वो सारी चीज़ वो चेंज करती है, और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है वानी के साथ। यशु जो अभी भी वहीं पर थी, क्योंकि उसके कुछ कपड़े वगैरह भी तो लेने पड़ेंगे ना, और यशु बार बार बोल रही थी कि तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है। वंदना निकलते हुए बस इतना बोलती कि वो कवर्ड में है। ठीक है, तुम जल्दी से निकलो, तुम और वानी जी आप लोग निकल जाइए प्लीज़, बाकी यहाँ की चीज़ मैं देखती हूँ। ये लोग जैसे ही दरवाजे से निकल रहे थे तभी वंदना के आई वानी के नाम पुकारते हुए बोलती, वानी बेटा एक बात ध्यान रखना, वंदना के बाबा के हाथ वंदना कभी ना लगे, ध्यान रखना। जितना दूर हो सकते उतना दूर लेके जाओ। फिक्र मत कीजिए आंटी, वंदना सेफ रहेगी मेरे साथ। वो फटाक से अपनी फ़ोन में से शायद सानिया को कॉल करती है। ये लोग इस साइड पे थे ही नहीं, दूसरे गली के अंदर कार को साइड करके वो पता नहीं कहाँ से घर में एंट्री ली थी वानी ने। और जैसे तैसे करके छुप छुपाते ये लोग घर से निकल चुके थे, बड़ी सावधानी से, लोगों के नज़र से बचते हुए। और यशु वो अब भी घर पे थी। घबराहट बहुत थी ऐसी सिचुएशन में, बारात आए हुए है, किसी भी वक्त दुल्हन को नीचे बुलाए जाएंगे, वैसे हाल में ये लोग वहाँ से निकलना, इट्स ए वेरी टफ सिचुएशन। सोच सकते हैं, लेकिन अंदाज़ा करना भाई साहब जो निकली है उस हालत में केवल वही बता सकती है। लेकिन हाँ, वो लोग वहाँ से भागते हुए निकलते हैं, निकलकर बस जैसे तैसे उस गली तक पहुँचते हैं जहाँ पर सानिया, लक्ष्य और कृतिका इंतज़ार कर रहे थे। ये लोग बस वहाँ पे इसीलिए इंतज़ार कर रहे थे कि वानी बस एक नज़र देख के वो वापस चली आ जाएगी। लेकिन जैसे ही सामने की ओर देखते हैं, सानिया तो सामने की नज़ारा देख ही चिल्ला पड़ती है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही लक्ष्य बोलते कि हो क्या गई है तुम्हें? अरे सामने देखो, सामने भगा के ले आई लड़की। वो दोनों शॉक थे। कृतिका वो ड्राइव कर रही थी, ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई थी। कृतिका कार को तभी स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसे सब माहौल
अभी समझ आ गई थी। अगर ये लोग भाग के आए हैं तो मतलब समझ सकते हैं। वो बस कार को स्टार्ट कर दी है और बस स्टार्ट करी और उसी वक्त पे वो दोनों आके बस जैसे तैसे कार में बैठते हैं और उस वक्त कार बस भाग जाती है बस स्पीडी से। वो कार रुकती नहीं है, वो सीधा पंत नगर के वहाँ के लिए बढ़ते हैं क्योंकि फ्लाइट के टाइम भी थे। कहीं पर भी नहीं रुकती है, लगभग 1.5 घंटे लगातार स्पीडी से आगे की तरफ बढ़ रही थी। वंदना के आंखों में अब खुशी के आंसू थे। वानी ने उसे इतनी करीब जकेड़ के रखी थी ना, जैसे कि कुछ क्षण के लिए भी अब वो दूर करना नहीं चाहेगी इस बार। और सानिया बहुत शॉक थी, वो बस पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी। वैसे ये चमत्कार हुआ कैसे? लेकिन ये दोनों बात करे तब ना, ये दोनों तो बस आंखें बंद करके एक दूसरे को महसूस कर रहे थे, जैसे कि कोई सपना देख रहे हो और वो सपना टूट ना जाए किसी भ्रम में। तभी सानिया बोलती कि अरे यार, सपना नहीं है, हकीकत है, अब तो आंखें खोलो। अरे बताओ तो सही, अरे मुझे जाननी है, भागी हो, कैसे भागी हो? तभी वानी बोलती कि जस्ट शट अप, ओके, बाद में बात सारी चीज़ें हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं, अभी चुप कर जा थोड़ी। भाई साहब, वो भी क्या पल थे। लेकिन इधर वंदना के घर पे हल्ला मच चुके थे। जैसे ही दुल्हन को बुलाए जाते हैं, वंदना की आय और इधर यशु दोनों ही नीचे आते हैं। उनके चेहरे ऐसे थे कि पता नहीं क्या ही हो गए हैं। वंदना के बाबा बार बार पूछते कि क्या हुआ है, कहाँ है? 3-4 बार पूछने पर भी कोई जवाब नहीं मिलते। खुद वंदना के बाबा कमरे तक आते हैं। शादी के जोड़े वगैरह सब कुछ बेड के ऊपर बिखरे हुए थे, वो समझ जाते हैं। और उनके साथ कुछ एक रिश्तेदार ऐसे थे, कोई वो होते हैं ना गुंडा टाइप का, बिल्कुल वैसे ही, जिसके लिए शायद वंदना की आई थोड़ी बहुत घबरा रही थी। भाई साहब, वो नीचे आते ही बस चिल्ला पड़ते हैं और सभी अब बाहर की तरफ ढूंढने लगते हैं। जब सभी वहाँ से निकलने लगते हैं, यशु फटाक से आती है वंदना के कमरे में। वो कुछ कपड़े पैक करती है और उसकी पासपोर्ट ढूंढने लगती है। जहाँ पर उसने बोली थी वहाँ पर वो ढूंढती है, पर वो पासपोर्ट वहाँ पर थी ही नहीं। वो फटाक से कॉल करती है वानी के नंबर पे, क्योंकि नंबर वो ले चुकी थी। वानी कॉल रिसीव करती है और बोलती कि हाँ, वो वंदना को दीजिए थोड़ी। वंदना को देती है। वंदना बोलती कि हाँ यशु, क्या है वहाँ की कंडीशन? ये ना ही जानो तो बेहतर है, लेकिन ये बताओ पासपोर्ट कहाँ है तुम्हारी? कवर्ड में है। वंदना, कवर्ड में पासपोर्ट नहीं है, कहाँ पे रखी हो? वो ड्रॉयर में तो थी। शायद यशु ढूंढ रही थी, नहीं मिल रही है। तुम्हें पक्का याद है कि तुम यहीं पे रखी थी? हाँ, मैंने वहीं पे तो रखी थी, वहाँ से कैसे जा सकती है? वहाँ पर है, अच्छे से देखो। और तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। वानी बोलती कि क्या हुआ? वो पासपोर्ट कहाँ रखी हो? वहीं फिर तो रखी थी, वो यशु को मिल नहीं रही है। तो ढूंढने दो, मिल जाए तो बेहतर है। तभी कृतिका बोलती कि देखो, मुझे पता नहीं वंदना के घर में क्या कंडीशन होंगे, पर सेफली यहाँ से दिल्ली तक जाओ। बाकी बचे चीज़ कैसे प्लान किया है मुझे नहीं पता। वंदना की वो दोस्त, क्या नाम है, यशु, हाँ, उससे पूछ लेना। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, आई डोंट नो। बाकी बचा हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि वहाँ से सीधा मुझे घर जानी पड़ेगी, ठीक है? जो भी करना है सोच समझ कर करना है। थोड़ी सी रिस्की सिचुएशन है, सभी को ध्यान रखना है, ठीक है? हाँ ठीक है। तभी एकदम से लक्ष्य बोल पड़ता है, लेकिन दिल्ली तक जाएंगे कैसे? क्योंकि वहाँ से तो बस हम ही लोगों के टिकट बुक किए थे, तो अब क्या मतलब? तभी लक्ष्य बोलता है कि फिर से बलि का बकरा मैं ही बन जाऊँगा। कोई बात नहीं, अब तुम तीनों जाओ, मैं पीछे पीछे कोई ना कोई वे निकाल के आ ही जाऊँगा। तभी सानिया उसे हक करते हुए उसे चीक्स पे किस करती है। थैंक यू, क्या ही कर सकते, चलो पुण्य का काम है, ये भी कर लेते हैं। और लगभग उन लोगों को वहाँ के एयरपोर्ट में छोड़ के कृतिका वंदना और वानी को हक करते हुए बोलती कि देखो, जो भी करना है खुद के लिए करना है, ठीक है? अब दुनिया को मारो गोली, क्योंकि कुछ करोगे तो पीछे बहुत सारी चीज़ छोड़नी पड़ेगी, यही जीवन है। और अगर कुछ भी ज़रूरत पड़े बस याद कर लेना, ठीक है?
चलो जाओ। वहाँ से कृतिका चली जाती है। लक्ष्य तो अब इंतज़ार ही कर सकते हैं। अब यहाँ से वानी, वंदना और सानिया ये लोग उड़ान भरते हैं दिल्ली के लिए। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करते हैं, वंदना वानी की हाथ को कस के पकड़ लेती है। वानी उसकी ओर देखते होती है, डोंट वरी, मैं हूँ, पहले हम दिल्ली पहुँचते हैं, उसके बाद जो भी होगी देख लेंगे। वंदना उसकी सर वानी की शोल्डर पे रख लेती है। इधर दूसरी ओर हल्ला मचे हुए थे चीज़ें। हालात इतने बदतर होंगे किसी ने भी सोचे नहीं थे। वंदना के बाबा बौखला चुके थे। वंदना के आई के पास आते हुए वो बहुत बुरी बर्ताव करता है। कुछ ना कुछ शायद उनको ये समझ आ गए थे कि उसकी आई ही मदद करी है। यशु अभी भी वहाँ पर थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो लोग बस ढूंढ सकते हैं। ऐसे ऐसे बात हो रहे थे ना कि रूह कांप उठती है। पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दिए ऐसे बेटियों को जिंदा जला देना चाहिए। बाप की सम्मान की परवाह करे बिना ऐसे शादी के दिन भाग जाना, तो उसे जिंदा रहने की कोई हक नहीं है। और वो एक रिलेटिव जो पता नहीं सोच बहुत ही नीच थे। वो लोग तो ये कहते हैं कि जहाँ भी मिलेंगे या तो मार देंगे या घसीटते हुए लाएंगे। ये सुनते ही यशु बहुत डर जाती है। तो यही वंदना की आई बोलती है, बेटा अब तुम जाओ, मुझे कुछ नहीं होगी, ये तो मुझे पता है। बस इतना ध्यान रखना कि वंदना किसी भी हाल में उसके बाबा और इनके हाथ ना आए। वो फिलहाल गुस्से में है, उसके बाबा उनको कुछ समझ नहीं आएंगे क्या सही क्या गलत। समझ रही हो? जी जी आंटी, मैं समझ गई। हाँ तो बस फिलहाल उसे कहीं दूर ले जाओ जहाँ इनके पहुँच ना पहुँचे। जी जी आंटी, मैं समझ गई, मैं आती हूँ। वो भागते हुए वहाँ से निकलती है। इधर देखते देखते थोड़ा और वक्त बीत जाता है। जैसे वो लोग दिल्ली लैंड करते हैं, बस इंतज़ार। दिल्ली लैंड करते ही जैसे ही जो फ़ोन की नेटवर्क है वो नॉर्मल होती है, तभी यशु की कॉल बार बार आ रही थी। जैसे आ रहे थे कॉल, इधर ये लोग तो एयरपोर्ट में ही इंतज़ार कर रहे थे बहुत देर से। जो वंदना है वो वानी की ओर देखती है। वानी कॉल रिसीव करती है। फ़ोन लाउड स्पीकर में थे। ये लोग वेटिंग जोन में बस बैठे हुए थे कुछ खा पी कर। हेलो, हाँ यशु, वो वंदना है ना साथ में? हाँ हाँ, हम दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में ही रहो, कहीं कहीं मत जाओ। ये लोग बहुत बहुत ख़तरनाक है। बोल रहे हैं कि मार देंगे। ऐसा मैं कभी नहीं सोची थी। वानी देखो, मुझे नहीं पता तुम क्या सोची हो कि आगे क्या करोगी। देखो, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहूँगी। बहुत बहुत नीच सोच है इनके। वो वंदना के पता नहीं कौन सा चाचा जी है, पता नहीं क्या, वो बोल रहे थे कि जिंदा जला देंगे। मुझसे सुनी नहीं गई ऐसे ऐसे बातें कि रूह तक कांप जाए। तुम समझ रही हो? वानी चुप थी। तभी इधर वंदना बोलती है कि वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं पता क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन किसी भी हाल में तुम उनके हाथ लग नहीं सकती हो। कुछ भी हो जाए, तुम मेरे साथ कनाडा जा रही हो कुछ दिन के लिए, बस कुछ दिन के लिए। उसके बाद या तो वानी जी वहाँ आ जाएगी या फिर तुम थोड़े माहौल ठीक होने के बाद यहाँ आ जाना। प्लीज़ प्लीज़, तुम्हारी जान की खतरा है, समझा करो प्लीज़। सानिया जो वानी की ओर देखती है, वंदना भी वानी की ओर देखती है। कहीं ना कहीं जो सिचुएशन थी ना उस वक्त, वानी बोलती कि हाँ ठीक है, लेकिन वो अकेली कैसे? उसकी पासपोर्ट मेरे पास है, वो अकेली नहीं, वो मेरे साथ जाएगी। मुझे लगी ही थी ऐसी चीज़, मैं सब कुछ रेडी करी हूँ, बस
फ़्लाइट की टिकट। मैं दिल्ली आने तक बस वहीं पे इंतज़ार करिए, कहीं पे मत जाइए, एयरपोर्ट में ही रहिए जब तक ना मैं वहाँ आती हूँ। ठीक ठीक है। और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वंदना बोलती कि पर मैं, वानी वंदना की दोनों हाथ थामती है और आगे बोल पड़ती है, लिसन टू मी वंदना, फ़िलहाल हमारे लिए बस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यही है, तुम्हारी सेफ्टी। आते आते भी तुम्हारी आई से वादा करके आई हूँ कि तुम्हारे ऊपर एक आँच भी नहीं आने दूँगी, और इतनी मुश्किल से साथ आए हैं। अब की बार तुम्हें खोना नहीं चाहूँगी, किसी भी हाल में नहीं। मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फ़िलहाल तुम्हारी सेफ्टी है। तुम यशु के साथ कनाडा जाओ, कुछ दिन रहो, कुछ दिन, उसके बाद मैं कुछ इंतज़ाम करके वहाँ पे आऊँगी, या फिर तुम्हें यहाँ ले आऊँगी, यहाँ की सिचुएशन को ठीक करते हुए। मुझ पर यकीन है ना? पर प्लीज़। तभी सानिया भी बोलती कि वंदना, वो फ़िलहाल सिचुएशन का सोच के ठीक है, लेकिन प्रॉमिस करिए कि इस बार, आई प्रॉमिस, इस बार हम दूर नहीं होंगे, दूर नहीं होंगे। और वो लोग बस वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। भाई साहब 6 घंटे पूरे एयरपोर्ट में बिता देते हैं ये लोग, एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाते, क्योंकि यशु को यहाँ आने में 6 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि वो बाय रोड से आती है। जैसे ही वो दिल्ली पहुँचती है, इनसे मिलती है, और वो वंदना को एक बैग देती है जिनमें कुछ कपड़े और उसके पासपोर्ट थे। तभी वंदना बोलती कि पर पासपोर्ट कहाँ से मिली? तुम तो कह रही थी पासपोर्ट नहीं मिल रहे थे। एक्चुअली वंदना, पासपोर्ट लव के पास थे। क्या मतलब लव फॉलो कर रहे क्या? लव, तभी लव वहाँ पे आया हुआ था। एक्चुअली लव जो है वो यशु को ही साथ में लेकर आया था दिल्ली तक। जैसे ही वंदना लव को देखती है, वो थोड़ी सी घबरा जाती है। वंदना वानी की हाथ को बड़ी कस के पकड़ती है। वानी तो बस घूर के देखती है लव को। तभी यशु बोलती कि वंदना, मुझे यहाँ पर यही लाया है, पासपोर्ट भी इसी ने दिया है। ये फॉलो कर रहा है क्या वो बाबा? नहीं, मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। माना कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, एक अच्छा भाई कभी बन नहीं पाया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ। दी हो, करता हूँ प्यार। हाँ, गुस्सा था, क्योंकि हाई बाबा हमेशा बस तुम्हारे ऊपर ही ध्यान देते थे। मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या ज़रूरत, कभी उसमें ध्यान दिया ही नहीं। जब भी मुझे कुछ चाहिए होते थे, तुमसे भीख मांगने होते थे, और वो चीज़ मुझे पसंद नहीं था। हाँ, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, पर इतना भी बुरा नहीं हूँ कि अपने बहन के साथ ऐसे हरकतें करूँगा। ऐसा नहीं हूँ। ये पासपोर्ट और ये कुछ पैसे हैं जो मैं तुझसे लिया था, वो ये रख लो। वंदना नहीं लेती वो पैसे। लव के आंखें लाल थे। वो वानी की ओर देखता है और बोलता है कि देखिए, मुझे ये भी पता है कि आप गुस्सा हो, मुझे देख के खुश भी नहीं हो, लेकिन भाई होने के नाते बस इतना दरख्वास्त करूँगा कि दी का ध्यान रखना। और बाबा गुस्से में है, और हमारे वो गांव के चाचा भी वो बस ढूंढ रहे हैं, हाथ लग जाए तो बहुत दिक्कत होगा। तो बस लव वो पासपोर्ट उसके हाथ में देते ही वहाँ से जाने लगता है। वंदना पीछे से आवाज़ लगाती है, भाई 1.5 साल में, वैसे तो रक्षाबंधन में पिछले ऑलमोस्ट 2 साल ही थे। ऑलमोस्ट 2 साल में 2 बार रक्षाबंधन आ चुके थे और उसने राखी नहीं बांधी थी।
लव के कलाई में, और ना ही भाई बुलाती थी। जब वो भाई बोली ना, वो जो पल थे वो बहुत इमोशनल मोमेंट कह सकते हैं। वंदना खुद चलते हुए आती है और लव को हक करती है। थैंक यू। चल ठीक है, अब इतना क्या रोना धोना, ध्यान रख लेना और आई की फिक्र मत करना, मैं ध्यान रख लूँगा आई का। चल जाओ, अब छोटे का ध्यान रखना और बाबा का भी। हाँ वो रख लूँगा मैं, और खुद का भी। और अपने वो, हाँ ठीक है समझ सकता हूँ, यही बोलेगी ना कि अपने वो बुरे जो दोस्त तुम्हें पसंद नहीं हो उनसे, हाँ जो लोग अच्छे नहीं हैं उनके साथ मत रहना, ठीक है। हाँ, और अपना पढ़ाई पूरी करनी है। कर लूँगा, अब जाओ भी। और लव वहाँ से उसके बाद निकल जाता है। इन लोगों के जो कनाडा के फ़्लाइट थे, अभी भी लगभग 3 घंटे बचे थे। पहले 6 घंटे, अब 3 घंटे। भाई साहब पूरे दिन वहाँ पे ही इंतज़ार, और उस दौरान लक्ष्य भी जैसे तैसे करके आ ही जाता है। वो भी बाय रोड से ही आता है दिल्ली तक। वो आके देखते हैं ये लोग तो इंतज़ार ही कर रहे थे। वो बोलते कि क्या हुआ, क्या कुछ नहीं, इंतज़ार ही कर रहे। इंतज़ार, अब आगे का पता नहीं क्या होगी क्या नहीं, समझ कुछ नहीं आ रहा। देखते हैं। वहाँ पे इंतज़ार ही इंतज़ार होते हैं। इधर जैसे ही मानो कि फ़्लाइट के टाइम करीब आ रहे थे, शायद 40 मिनट या आधे घंटे ही बचे थे, वहाँ पर वानी की मम्मी पापा और उसकी बहन देखते हुए ये सब की होश उड़ जाते। इनको अब ये डर लगने लगता है कि कहीं बनना क्या बाबा वहाँ तक तो ना पहुँच गए, कहीं कोई रिपोर्ट वगैरह तो नहीं करवाए ना। ये सभी एक दूसरे के शक्ल देखने लगते हैं। तभी वानी की मम्मी आती है वानी के सामने। वानी बहुत सवाल भरी नज़रों से उनकी ओर देख रहे थे। और वानी की पापा, वो एक बार वानी की ओर देखते थे और एक बार वंदना की ओर। तभी वानी की मम्मी वानी के सामने आती है। कुछ ज़्यादा बड़ी ना ही हो गई हो तुम? हाँ, अपनी फैसला खुद करोगी, सब कुछ खुद ही करोगी, बोलने की ज़रूरत भी नहीं समझोगी। हम गैर है क्या? हाँ, हम तुम्हारी माँ बाप नहीं हैं? अपनी परेशानी अगर माँ बाप को नहीं बता सकती हो तो फिर क्या ही है? हाँ, क्या हमने तुम्हारे साथ इतनी सख्ती से पेश आए? बोलो। मम्मी, वो क्या मम्मी? हाँ, 1000 बार पूछ ली है तुमसे, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या सता रही है तुम्हें? हाँ मम्मी, वो क्या, ये तक बोल नहीं पाई कि मम्मी मैं किसी से प्यार करती हूँ और वो लड़की है, तो क्या हम मार देते तुम्हें या रिश्ता तोड़ देते? बेटी हो हमारी। पिछले कुछ साल से पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहे थे, लगभग 1-2 साल से पूछ पूछ के थक गए कि क्या हुआ क्या हुआ। दिन पर दिन बस बदलते जा रहे हो, हालात बस बिगड़ते जा रहे। न ठीक से बात करना, न घर पे ठीक से आना, बस काम काम काम। मुझे क्या पता थी कि वो बस भाग रही है चीज़ों से। पता होती तो इस हालत में पहुंचने ही नहीं देती। बस अपने प्यार के बारे में नहीं बता पाई। इधर सानिया भी शौक। वानी की मम्मी तो घूर के सानिया को देखती है। और तुम्हें कुछ कम प्यार किया है क्या मैंने? क्या क्या बोल रहे हो आंटी, ऐसा ऐसा मैंने कभी बोली नहीं। तो फिर बेटी से ज़्यादा तुम्हें प्यार किया है। इसकी परेशानी बोल नहीं पाई मुझे? हाँ, तुम्हें आनी चाहिए थी मेरे पास कि आंटी ये प्रॉब्लम है, वानी की लाइफ में ये हो रही है। जब पहली बार बता पाई होती, इस बार क्यों नहीं? हाँ आंटी, वो इसी ने तो मना किया है, आप अपनी बेटी को पूछिए।
मुझसे काय पूछ रही है? मैं तो कब से बोल रही थी, किसी ने मना किया? बोल। वानी तो चुप ही थी। तभी भी वानी के पापा आते हैं। वो वंदना के पास आते हैं, उसे साइड हक करते हैं। डरो मत, हमें इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है बेटा। वंदना को लगी नहीं थी कि ये लोग इतनी आसानी से मान जाएंगे, जबकि वानी ने कुछ कही भी नहीं हो। वानी बोलती कि पर आपको कैसे पता? तुम ऑफिशियल कार्ड यूज़ कर रही हो, मेल पे मेल आ रहे हैं मेरे पास, तुम कहाँ से कहाँ जा रही हो सब डिटेल्स यहाँ पे आ रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रही थी कि तुम अचानक यहाँ क्यों आई हो। और सानिया, कितना कॉल किया है तुम्हें? सानिया बोलती कि कॉल देखी तो थी, पर मुझे लगी कि वानी के बारे में पूछेंगे आप लोग, तो मैंने उठाई नहीं। तो मजबूरन, तभी वानी की मम्मी बोल पड़ती, मजबूरन हमें प्रीतिका को कॉल करनी पड़ी, क्योंकि अगर वो वहाँ तक पहुँची है तो शायद कृतिका को कुछ पता होगी। एक तो नंबर नहीं मिल रहे थे, वो तो भला हुआ किसी डायरी में लिख के रखी थी, ढूंढ ढूंढ के वो डायरी निकाली पहले, फिर कॉल किया कृतिका को, तभी पता चली कि ये सारे तामझाम। बेटा सिचुएशन अगर नॉर्मल तरीके से हैंडल करी जा सकती है तो क्रिटिकल क्यों करनी? क्या पता तुमसे जो ना हो पाते वो हमसे हो जाते। हम बात कर सकते थे इसके माँ बाप से, लेकिन शादी के घर से लड़की को भगा लाना, उस माँ बाप पे क्या बीत रहे होंगे। मम्मी, वो आंटी ने खुद, ये बात उनको नहीं पता थी क्या? तभी वंदना बोलती कि वो हाई ने खुद बोले हैं कि चले जाओ। तब जाके कुछ हद तक ये लोग समझते हैं, और तभी यशु पूरी बात समझाते हैं कि उनके परिवार, जो कुछ रिश्तेदार हैं जिनके सोच बहुत डिफरेंट है, पुराने ख्यालात, तो इस चीज़ को वो लोग अच्छे नज़र से देखेंगे नहीं। पहली बात, सबसे बड़ी गलती तो फ़िलहाल यही है कि शादी की मंडप से भागी। वो लोग बस ढूंढेंगे और कुछ भी हो सकती है, जान भी गंवा सकती है। तो फिलहाल वंदना मेरे साथ कनाडा जा रही है। कुछ दिन बाद या तो वानी वहाँ पहुँचेगी या फिर यहाँ के हालात ठीक होने पर। हाँ ठीक है, जैसा जैसा ठीक लगे वैसा करो, लेकिन कम से कम बता के करो। हमें पता होने चाहिए ना कि हमारा बच्चा जो भी कर रहा है वो क्या कर रहा है, कहाँ पर होंगे, किस हालत पे होंगे, कम से कम हमें पता होने चाहिए ना, ताकि आगे चल के अगर कुछ भी जगह पे वो फंस जाए तो हम उसका कुछ ना कुछ हेल्प करके उसे आगे बढ़ा सकते हैं। फ्लाइट कितने बजे है? अब तो बस 20 मिनट बचे थे और अनाउंसमेंट तभी हो जाता है। वंदना बार बार वानी की ओर देखती है। इधर वानी की मम्मी वंदना को हक करते होती कि बेटा जाओ, हम तुम्हारे इंतज़ार करेंगे, और रोज़ बात तो करोगी ना। फ़िलहाल हालात थोड़ी सी ठीक हो जाए और कुछ दिन बाद वानी तुम्हारे पास आ जाएगी। वंदना वानी की मम्मी को टाइटली हक करती है। वो एक फैमिली इमोशनल मोमेंट है। और सबसे प्लस पॉइंट थी कि वानी की मम्मी पापा इतने अंडरस्टैंडिंग थे, विच इज़ इम्पॉसिबल इस दुनिया में नहीं कह सकते, बट हाँ कुछ कुछ के बड़े पॉजिटिव मेंटेलिटी होता है और कुछ के भाई साहब सोच के पढ़े। वानी इस मामले में बहुत लकी है, कह सकते हैं चीज़ लकी। ऐसे मेंटेलिटी के माँ बाप होना नसीब की बात है, सबके नसीब में थोड़े ना होते हैं। फिर उसके बाद जो बोर्डिंग पास वगैरह सारी चीज़ें करते करते लगभग आधे घंटे तो बीत ही जाते हैं, और उसके बाद ये लोग कनाडा के लिए उड़ान भरते हैं, यशु और वंदना। हाँ, जाने से पहले एक बार वो वंदना के पास वानी ज़रूर आती है और उसे टाइटली हक करती, उसके माथे पे चूमती है। इस बार हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, मिलने के लिए, जुदा होने के लिए नहीं, ये बात ध्यान रखना। इस बार हम साथ हैं, ठीक है? एंड आई लव यू सो मच। पीछे से वानी की मम्मी बोल पड़ती है, वी लव यू बेटा, टेक केयर।
वानी उसकी फॉरहेड को वंदना के फॉरहेड के साथ टच करते हुए दिखी। मेरी पूरी परिवार तुमसे प्यार करती है, रिमेंबर दैट, ठीक है? हाँ, जाओ। जब तक ना वंदना वहाँ से हटती है, आखिरी बार भी वो जितनी भी झलक देख सकती थी उतनी देर तक वो खड़ी रहती है। फिर जैसे वो चले जाते हैं, वानी थोड़ी सी इमोशनल थी। उसके मम्मी पापा आके उसको हक करते हैं। उसके मम्मी बोलती कि ऐसा नहीं करते बेटा, माँ बाप भी हैं हम, कुछ फ़र्ज हमारे भी है, मौका तो दो। पता तो थे मम्मी, लेकिन एक बार कोशिश भी करी थी, याद है बेटा, कुछ ना कुछ तो समझ आ ही गए थे, लेकिन जब तक तुम ना कहती तो कैसे बात कंफर्म होती। और ये आंटी, आप मुझे ऐसे मत बोलिए, मतलब ठीक है आप ही की बेटी की गलती है, कुछ भी करो, सारी चीज़ तो अपने हिसाब से करनी है ना। बेवकूफ़ कही की, पहले बोली जानी नहीं है, फिर वापस आ गई, फिर बोली बस एक नज़र बस देखूंगी और वापस चली जाऊंगी। एक नज़र में पूरी लड़की लेके आ गई, हमें क्या पता थी। तभी वानी के पापा हंस पड़ते हैं। अब चले हम यहाँ से, आपका आप तो इंतज़ार ही करनी पड़ेंगी फिर से फ़्लाइट के। अरे इतनी जर्नी तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया, इसके चक्कर में पिछले पता नहीं कितने दिन से यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, हालत ना पूरी, क्या ही बोले। वानी हंसती और बोलती कि तू एक बार बेंगलोर पहुँचा, उसके बाद लक्ष्य अच्छे से देखभाल कर लेगा तेरी। हाँ हाँ ठीक है, वो मेरा पति है, वो कुछ भी कर सकता है, वो छोड़ तू खामखा। एक तो ऐसे रिश्ता तोड़ो फिर उसके लिए भाग के जाओ। और तभी वानी उसे हक करती, चुप रहे। और फिर देखते देखते लगभग दोपहर के बाद फिर ये लोग बेंगलोर के लिए उड़ान भरते हैं सभी। और शाम तक, क्योंकि वहाँ पे लगभग 2 घंटे तो बीत ही जाते हैं, देखते देखते 4 बजे के बाद ये लोग पहुँचते हैं घर। घर पहुँचते ही कृतिका से बात होती है। कृतिका बोलते हैं कि वंदना के बाबा कुछ लोगों को लेकर उसके घर पे आए थे देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं मिले तो चले गए। अब वो लोग दर बदर बस ढूंढ रहे थे। अच्छा हुआ यशु की आइडिया, अदरवाइज इट्स वेरी रिस्की, है ना। आई वॉज रियली शॉक्ड। अभी के ज़माने में भी ऐसे सोच रखते हैं लोग, जिस तरह की वो बातें कर रहे थे। सीरियसली वानी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे जवाब दूँ। वो तो मम्मी की वजह से मैं कुछ बोल भी नहीं पाई, अदरवाइज़ हर एक जवाब मैं ज़रूर देती। मम्मी बस बार बार बोल रही थी कि चुप रहो चुप रहो। देश इतने आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन यार ऐसे सोच मानो अभी भी वैसे का वैसा ही है, बस देश ही आगे बढ़े है और समय, सोच नहीं बदले है। अच्छा हुआ उसको कनाडा भेज दिया, कुछ दिन तक बस ऐसे रहे, वो कम से कम सेफ रहेगी। वानी हो सकती है कि वो लोग बेंगलोर पहुँचे, तो ध्यान रखना। क्योंकि इंडिया में कुछ भी कर सकता है, कनाडा की सेफ्टी है कि वहाँ जाके कुछ कर नहीं पाएंगे। आई नो, ठीक है, बाद में बात करती हूँ। और सच में वंदना की बाबा के साथ वो जो रिलेटिव थे भाई, इतना बौखला चुके थे। हर एक जगह, हर एक, वो पूरे 24 घंटे हर एक जगह जा जा के चेक कर रहे थे। वंदना के ऑफिस, हर एक जगह, जहाँ जहाँ वो जा सकती थी, हर एक जगह पे ऐसे जा जा के, फिर वहाँ के पुलिस स्टेशन तक जाते हैं। वहाँ पे एफआईआर दर्ज करा जाता है कि लड़की मिसिंग है। वहाँ पर तो ये बोले जाते हैं कि लड़की को मंडप से ही उठाए गए हैं। और पता नहीं कौन से पॉलिटिकल लिंकअप थे जो पुलिस वाला कुछ ज़्यादा ही सीरियसली केस को ले रहे थे, ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं हर एक जगह, हर एक चीज़ है। देखते देखते बस वक्त बीत रहे थे। मानी इस बात से कम उसे तसल्ली होती कि वो सेफली वंदना को यहाँ से कनाडा तो भेज पाई, बस एक बार वहाँ पहुँच जाए
दिल को ठंडक मिलेगी। और कहीं ना कहीं वो अपनी जब घर जाती है अपनी मम्मी को टाइटली हग करती है, तभी उसकी मम्मी उसके सर पे सहलाती है, बेटा ऐसे हर एक सिचुएशन से अकेले जूझने की क्या ज़रूरत है जब तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप है। हाँ पागल, बता के तो देखते। समझ ही नहीं पा रही थी, तभी उसके पापा भी आते हैं। क्या समझ नहीं पा रहे थे? मानता हूँ कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो तो गई हो, सब कुछ तो संभाल ली तुमने। अगर सब कुछ तुम कर सकते हो तो तुम्हारी खुशी में क्या हम इतना नहीं कर सकते हैं? हाँ बेटा, माँ बाप के लिए बेटी की खुशी के आगे और क्या चाहिए हमें? बस तुम खुश रहो और कुछ नहीं चाहिए। ये भी क्या पैसे वगैरह आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन खुश रहना ज़रूरी है। थैंक यू पापा। तभी आयशा भी आके हक करती है। वैसे मुझे तो वंदना दी शुरू से ही पसंद थे, बट थोड़ी सी शौक हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ थोड़ी सी, बट इट्स वेरी ऑसम। तभी वानी थोड़ी सी हंस पड़ती है, स्टूपिड कहेगी, अब इसमें इतना मत सोचना ज़्यादा। अरे मैं तो बस बोल रही हूँ दी। थोड़ी बहुत फैमिली मोमेंट है उधर। भाई साहब सानिया की जो हालत थी, वो तो एयरपोर्ट से ही सीधा अपने घर जाती है, बेचारी की कमर यहाँ से वहाँ जाने तक वो बस एक कॉल करती है रात में वानी को, तुझे ना मेरी हाय लगेगी हाय, मैं बिस्तर से ना उठ भी नहीं पा रही हूँ। ऐसे ना मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत नहीं करी जितनी मैं तेरे लिए लड़की भगाने में करी हूँ। बेटा आज की चीज़ें ना अच्छे से याद रखना, और इसके बावजूद अगर कभी मेरे साथ कोई भी बुरी बर्ताव करी या मुझे खुद से दूर रखने की कोशिश करी ना, तो चप्पल लेके आके ना तेरी ऐसी धुलाई करूँगी ना कि हाँ ठीक है चिल्ला मत, वह फ़िलहाल तू अपनी कमर को संभाल। अरे मत बोल, मैं सीधी भी नहीं हो पा रही हूँ। भला वो मेरे पति का अच्छा है, कम से कम मेरी सेवा तो कर रहा है। थोड़ी बहुत बात होती तो वानी बस इतना बोलती कि थैंक यू। चल थैंक यू, अपना ध्यान रखना और ज़्यादा सोच मत, और बस एक चीज़ ध्यान रखना कि कहीं उड़ते हुए चीज़ें बेंगलोर तक ना पहुंच जाए, और अगर पहुंच जाए तो संभल लियो। और उसके बाद बात ख़त्म होती है। रात को डिनर वगैरह करे जाते हैं कृतिका के, थोड़ी बहुत बात फिर से होती है। सवेरे होता है। अब बस वो वक्त की इंतज़ार कर रही थी जब वंदना कनाडा से कॉल करेगी, और देखते देखते उस दिन लगभग दोपहर के बाद जाके एक कॉल आती है। जैसे ही वो कैनेडियन नंबर शो होती है, हाय उसकी चेहरे की वो चमक। हालांकि वो उसी दिन घर पे थी, वो नहीं गई थी, बात कर रही थी। पहले तो थोड़ी बात होती है, जब वो वंदना की आवाज़ सुनती है। वंदना थोड़ी इमोशनल थी, तभी वानी बोलती कि हे रो क्यों रही हो? हाँ अब तो खुशी की बात है, खुश होनी चाहिए। मैं इस बात से खुश हूँ कि एक तो मैं तुम्हें सही सलामत कनाडा भेज पाई, और दूसरी वरना मैं तुम्हें किसी के नहीं होने दी, किसी का नहीं। तुम जस्ट मेरी हो, यू आर ओनली माइन। वंदना उस वक्त रो रही थी, वो थोड़ी साइलेंट भी थी। थोड़ी देर बाद वो बोलती है कि मुझे देखनी है आपको। ठीक है करती हूँ मैं। अब वो एक्चुअली जो नंबर थी वो थी यशु की वहाँ का रजिस्टर्ड नंबर। इट्स वेरी इजी टू कम्युनिकेट वहाँ से। तो उसी नंबर पे वो व्हाट्सएप पे कॉल करती है, और जैसे ही कॉल करते हैं वैसे ही हाय वो मायूस सी चेहरा जो खिल तो रही थी वानी के चेहरे को देखकर, उसकी आंखों से वो चमक के दौरान जज्बात शायद जाहिर हो रहे थे। ये दोनों ही शब्द थे, वह वंदना और इधर वानी बस एक दूसरे को जी भर के देखते हैं। वानी के भी अब आंखों में आंसू समा चुके थे। तभी वंदना बोलती कि तो फिर अब आप क्यों रो रही है? वो एक मंजिल थी जो गुजर के आई हूँ। ये पल ना किसी को भी नसीब ना हो, बस कोई दुश्मन को भी नहीं। जब मैं
तुम्हें आखिरी बार देखने के लिए गई थी ना उस कमरे में, ऐसे दिल में ना जैसे कि पता नहीं कितनी भारी रकम वो पत्थर थी जिसे लेकर मैं आगे बढ़ी थी। पैर आगे बढ़ नहीं रहे थे, फिर भी एक एक करके कदम बढ़ाई। बस आखिरी बार एक झलक देखूंगी तुम्हारी। हर जिस क्षण में तुम्हें देखी मेरी पूरी खुमार ही उतर गई। ये उतर गई कि मैं आखिरी बार देखूंगी तुम, उसके बाद तुम 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 किसी और की। मेरा दिल ये मान ही नहीं पाई, नहीं मान पाई। मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ वंदना। मुझे उस दिन पता चली कि मैं सच में उतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, क्योंकि उस दिन मैं टूट गई थी ये सोच कर कि कुछ देर में तुम किसी और की होने वाली हो। बस और कुछ नहीं सोची। वंदना अपनी आंखों से आंसू को पोंछते बोलती कि आंखों बात वहाँ तक आती नहीं। मिलने गई थी ना, फिर भी एक बार बुलाने पर ही चली गई थी। सब कुछ छोड़ के बोल सकते थे ना, रोक सकते थे ना मुझे। चाहती थी एक बार हक करना, लेकिन क्या किए। बस समझाने आई हूँ, सच्चाई बताने। वानी हंसते हुए आंखों से आंसू को पोंछती है। अच्छा, तो हम इसमें बात क्यों कर रहे हैं? नाउ यू आर ओनली माई। तुम खुश नहीं हो? मैं खुश नहीं हूँ, आप मुझसे पूछ रही है? मजाक कर रही हूँ। आई कैन सी इन योर आइज, वो खुशी तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रहा है। एंड वंदना, आई रियली लव यू, आई रियली डू। सच में पता ही नहीं चली कि इतनी मोहब्बत कब हो गई तुमसे। हम 1.5 साल एक दूसरे से इतनी दूर थे, बात नहीं करे, देखे तक नहीं एक दूसरे को, फिर भी ऐसे लगे कि हर मंजिल तुम मेरे साथ थी, हर चीज़ में थी, मेरी एहसास में थी, मेरी सांस में तुम बसी हुई थी, जिसके कारण तुम्हें एक सेकंड के लिए भी मैं भूल नहीं पाई। वो हर एक मंजर, वो हर बार जब भी मैं सांसें लेती थी मैं तुम्हें महसूस करती थी, और यही तुम्हारी यादों को संजोट के रखी है। ट्रस्ट मी। हाँ, तकलीफ होती थी कि मेरी वजह से, तभी वंदना बोलती कि बस मुझे वो याद नहीं करनी है, क्योंकि मैं बस उस चीज़ में बिखरी हूँ, खुद को हर चीज़ से। और मैं चाहती हूँ अब आप मुझे अच्छे से अपनी ओर समेटो। अब की बार बिखरने की मौका मत देना मुझे। आई प्रॉमिस, मैं नहीं दूंगी, आई प्रॉमिस। अब हम कभी खुद से दूर नहीं होंगे एक दूसरे से, कभी नहीं। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक वानी, जो एक्चुअली अपनी कमरे में बैठ के बात कर रही थी, तभी उसकी मम्मी आती है। उनके चेहरे पे थोड़ी परेशानी तो थे। अब वो आते ही देखती है कि वानी की आंखों में आंसू है और होठों पे मुस्कुराहट। वो समझ जाती क्योंकि मोबाइल की ओर देखते हुए बात कर रही थी। अच्छा, तो वंदना से बात करी जा रही है। वानी अपनी आंखों से फटाक से आंसू को पोंछते बोलती है, हाँ वो पहुंच गई है, वो थोड़ी सी इमोशनल है, तो ज़रा फ़ोन मुझे दो। वो पास में बैठती है और फ़ोन लेती है। हाँ बेटा, ठीक से पहुंच गए ना? जी वो, हाँ पहुंच गई हूँ ठीक से। हाँ तो फिर आंखों में अब आंसू क्यों? हाँ देखो, तुम दोनों को जितना रोने थे, ठीक है, जितना तुम लोगों को सोच समझ के करने थे, जितना रोने वगैरह थे, सब कुछ कर लिए। अब आगे की सोचना भी बंद और ये रोना धोना भी, ठीक है? और दुनिया वालों को छोड़ो, ठीक है? अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो। एंड आई लव यू बेटा। तुम्हारे आने के बाद ही शायद मुझे मेरी बेटी वापस मिली थी, जो पता नहीं कब से खो गई थी, और फिर से 1.5 साल तक मैंने उसे
बस जूझते हुए देखी है चीज़ों को। ये तो खुद भी परेशान रही और हमें भी परेशान रखी। अगर बता देते तो शायद हालात इतने आगे नहीं बढ़ते। कुछ ना कुछ हाल तो हम निकाल ही लेते। खैर, जो बीत गए सो बीत गए। अब आगे के सोचेंगे और हम सोचेंगे मिल के, ठीक है? फिक्र मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं। जी 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 आंटी। और तभी वहाँ पे जो वानी की बहन है वो आती है भागते हुई। एक्चुअली वानी की मम्मा भी कुछ बात करने के लिए आए थे, लेकिन वो वंदना के सामने तो शायद नहीं करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वानी की सिस्टर आके बोल पड़ती कि दी वो पुलिस वाले, वानी जैसे ये सुनती है वो पूरी सी चौंक जाती है। पुलिस वाले क्या मतलब? तभी वानी की मम्मी थोड़ी धीमे से बोलती है कि वानी वो पुलिस वाले ऐसे आए हैं, वो वंदना के बाबा के साथ। ये बात भले ही वंदना नहीं सुनती है लेकिन वानी समझ जाती है। तभी वानी फ़ोन लेती है अपने हाथ में और वो वंदना को बोलती कि वंदना मैं तुम्हें थोड़ी देर में करती हूँ, तुम एक काम करो, आयशा से बात करो, ठीक है? लेकिन वंदना ये सुन लेती है कि पुलिस आए हैं। आयशा जिस तरह से चिल्ला के बोली थी। तभी वंदना बोलती कि क्या हुआ, कोई कुछ हुई है क्या? हाँ। वहाँ पे यशु भी साइड में खड़ी थी तो पुलिस की बात सुन के यशु वंदना के पास आके बैठती है। अब वो वानी की ओर देखते हुए बोलती कि वानी जी आप मैनेज तो कर पाएंगे ना, कहीं कोई परेशानी खड़ी ना हो जाए वहाँ पे। तभी वानी बोलती कि यशु इतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है, मैं देखती हूँ। तभी वंदना बोलती कि अब आप फ़ोन आपके साथ ही ले जाइए, मैं सुनना चाहती हूँ कि बाबा पुलिस लेकर क्यों गए और क्या बोलते हैं। वंदना मैं मैनेज कर लूँगी ना, तुम मैं बोली ना, आप फ़ोन लेके जाइए। ठीक है। तो वानी, उसकी मम्मी और उसकी बहन, उसके पापा उस वक्त थे नहीं लेकिन वो उन तक खबर पहुंचा दिए गए थे। अब वो आ रहे थे ऑफिस से। इधर वानी वो नीचे जाते हैं। भाई साहब वहाँ पे वंदना के बाबा, उसके वो रिलेटिव, वो बड़ी गुस्से में जैसे वानी नीचे आते हैं उसके और घूर के देखने लगते हैं, खड़े हो जाते हैं। और वो रिलेटिव तो सीधा बोल देते हैं, यही है वानी देसाई, यही हमारे बच्चे को अगवा कर लिया। अब पूछिए इनसे कहाँ पे भेजी है, कहाँ रखी है, और इस घर की भी तलाशी लीजिए कहीं यहाँ पे छुपा के तो नहीं रखा है। और अगर यहाँ से मिल गए ना तो अच्छा नहीं होगे आप लोगों के लिए, सीधा सीधा बता देता है। तभी वानी सामने जाके बोलती कि एक्सक्यूज़ मी सर, तलाशी लेने हैं, शौक से लीजिए, पर वंदना यहाँ पे है नहीं। तभी पुलिस वाले बोलते हैं कि इन लोगों ने कंप्लेन करे हैं आपके ख़िलाफ़ कि आपने मंडप से इनके बेटी को उठा लिया, किडनैप कर लिया है। वानी की मम्मी बोलती कि कमाल है ऑफिसर, अब लड़की की परिवार कंप्लेन करे कि हमने किडनैप कर लिया या मंडप से उठा लिया है और आप बिना कुछ पता किए चले भी आए। इंटरेस्टिंग। वैसा आप लोगों की ये सारी सिस्टम की चीज़ें थोड़ा अपडेट होनी चाहिए अब तो, एडवांस। लेकिन आप तो वो पुराने ज़माने के घिसे पिटे चीज़ों में अभी भी हवस है शायद। देखिए मैडम, हम बस यहाँ पे पूछने के लिए आए हैं। ओके, पूछिए ऑफिसर जो पूछना है आपको। वैसे चाहे तो आप घर की तलाशी भी ले सकते हैं, वंदना इस घर में अभी तक है नहीं, लेकिन हो सकता है कि आगे आपको मिल जाए। वानी अपनी मम्मी की ओर देखते हुए एक स्माइल पास करती है। इधर वंदना की आवाज़, क्योंकि कहीं ना कहीं वानी रूम से निकलने से पहले ब्लूटूथ पहन ली थी और फ़ोन वो अपनी पॉकेट में डाल दी थी। वंदना की आवाज़, ओ वानी जी, फ़ोन अपने हाथ में लीजिए और लाउड स्पीकर में वो पुलिस ऑफिसर के पास दीजिए। पर क्या ये आप दीजिए ना, बाबा भी दिखे कुछ ऐसे सीन करके दीजिए। आयुष, तभी वो क्या करती है, अपनी कान से वो ब्लूटूथ निकालती है। ब्लूटूथ निकालते हुए ही वो फ़ोन अपनी पॉकेट से निकालती है और लाउड स्पीकर पे करते हुए वो सामने की ओर रखती है जहाँ पे वंदना यशु के साथ बैठी हुई थी।
पुलिस ऑफिसर वंदना को देख के थोड़ी चौंक जाते हैं और एक बार घूरते हुए वंदना की बाबा की ओर देखते हैं और वो शख्स, वंदना बोलती कि हेलो सर, नमस्ते, मैं वंदना। सर पहली बात तो ये है कि मुझे किसी ने किडनैप नहीं की, मैं अपनी मर्ज़ी से घर से निकली थी शादी से पहले। दूसरी कि मुझे कनाडा आनी थी तो बस आ गई, घर वाले आने नहीं देना चाहते थे, एक्चुअली बाबा आने नहीं देना चाहते थे, वो शादी कराना चाहते थे मेरे उस लड़के के साथ जो मैं चाहती नहीं थी। अब पुलिस वाले आगे ना कुछ बोल पाते और कहीं ना कहीं वंदना के बाबा बड़े शांत थे। तभी वानी के पापा वहाँ पे पहुँचते, वो भी अपने साथ में एक और पुलिस ऑफिसर को लेकर। अब जो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर आए थे एक्चुअली में ये यहाँ के थे ही नहीं, और वानी के पापा के साथ जो थे वो थोड़े से सीनियर थे। अब वो आते ही बोलते कि क्या हो रहा है यहाँ। वो पुलिस ऑफिसर वो थोड़ा सा स्ट्रेट खड़ा हो जाता है और सैल्यूट करता है, जय हिंद सर। कौन है आप, कहाँ से आए, वो अपना पूरा डिटेल्स बताते हैं। तो वो पुलिस ऑफिसर बोलते कि आप वहाँ से यहाँ कैसे आ गए। सर वो एक लड़की की तलाश में, जो भी हो लड़की की तलाश या जो भी हो, आप पहले तो आपको यहाँ के थाने में अपडेट करने चाहिए थे। अगर सच में लड़की की कोई प्रॉब्लम है भी तो पहले रिपोर्ट हमारे पास आने चाहिए थे, उसके बाद आपका काम हम करते, लेकिन आपने ऐसा करा ही नहीं। अब इसमें कोई पर्सनल कोई स्पेस तो नहीं है आपके खुद के। नहीं नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है, चलिए ये बात तो हम आगे देख ही लेंगे, फिलहाल आप दोनों हमारे साथ चलिए। तो वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वंदना अब भी मोबाइल पे थी। हाँ, उसे थोड़ी बुरी तो लगती है, ऐसे उसके बाबा को अच्छी नहीं लग रही थी, और कहीं ना कहीं जो वानी ये समझती है। और वो जब वो पुलिस वाले ऑफिसर जा रहे थे तभी वानी बोलती कि एक्सक्यूज़ मी सर, वो अंकल जी को सर छोड़ दीजिए, ठीक है उनका भी सही है सर, ऐसे अगर आपके भी ऐसे बेटी अचानक घर से गायब हो जाए, अब वो भले ही खुद चली गई हो, पर सर बाप है, आप समझ सकते हैं, तो प्लीज़ सर इसको ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज़ अंकल को। तभी वो पुलिस ऑफिसर बोलते कि डोंट वरी बेटा, तुम्हारे पापा ने समझा दिया है, तो मैं सब जानता हूँ, आगे मैं इनसे बात कर लूँगा, तुम फिक्र मत करो, चलिए सर आप भी चलिए। वंदना के बाबा बस वहाँ पे चुप थे। वानी मोबाइल की ओर देखते बोलते कि बेबी वो डोंट वरी, वो मैं देखती हूँ कि अंकल क्या करता है, मैं तुम्हें अपडेट करूँगी, कोई बात नहीं है, रहने दीजिए। तो वंदना, पता नहीं बाबा कब समझेंगे, लेकिन आसानी से नहीं समझेंगे ये समझ गई मैं। तभी वानी के पापा आते हैं। कैसे हो बेटा। जी नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, सब ठीक है ना, ठीक से पहुंच गए ना। जी ठीक से पहुंच गई, अब फिक्र मत करो, कुछ दिन रह लो वहाँ पे, फिर हम वानी को भेजते हैं, वो तुम्हें वापस लेके आएंगे। तभी इधर यशु बोल पड़ती है कि अंकल क्या वापस जाना सही होगी, क्योंकि उनके रिश्तेदार ना वो बहुत ख़तरनाक है, जिस तरह से उनकी सोच है, और कुछ डिटेल्स उनके बारे में मैंने भी सुनी है। अरे वो लोग तो अपने घर के बहू बेटी के साथ जिस तरह से बर्ताव करते हैं तो इट्स वेरी रिस्की, आगे चल के अगर इन दोनों पर बात आए तो। वानी के पापा बोलते कि उसकी फिक्र तुम मत करो, वो मैं देख लूँगा, और हम तो यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे हमारे साथ रहें, कोई बाहर जाके या अलग से रहने का कोई मतलब नहीं है, साथ में रहो, जो भी बात आएंगे जो भी दिक्कत होंगे साथ में देख लेंगे, मुझे जाने होंगे। और यही बोलते हुए वानी के पापा वहाँ से चले जाते हैं। वानी की मम्मी भी बोलती कि वैसे बात तो सही है बेटा, लेकिन फिर भी अगर तुम लोग चाहते हो कि अलग से रहना है या फिर बाहर कंट्री में रहना है तो ठीक है, हम इसमें बात करेंगे। अगर हमें लगे कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ चीज़ें ठीक है तो कोई बात नहीं, लेकिन बात करेंगे ज़रूर। वंदना बेटा, इतनी सारी चीज़ें सही हो तो फ़िलहाल तुम आराम करो, ठीक है। जी
जी जी आंटी, वैसे तुम मुझे मम्मी भी बुला सकती हो, इतनी फॉर्मेलिटीज़ मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? टेक केयर बेटा। और यही बोलते हुए वो वानी को कुछ इशारा करती तो वानी बोलती कि मैं बाद में बात करती हूँ। तो वहाँ पे वानी की और वानी की मम्मी के बीच कुछ बातें होते हैं। एक्चुअली में क्या क्या ये लोग कर रहे थे और यहाँ तक पुलिस आए, क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स उनको पता नहीं थे। कृतिका ने ज़्यादा डिटेल्स बताए नहीं थे और ऐसी सिचुएशन थी कि बहुत सारी चीज़ें बताई भी नहीं गई थी। बाकी सारी चीज़ वानी बाद में उसकी मम्मी को बताती है। उधर वंदना परेशान थी कि अब क्या होंगे। यशु बोलती कि वैसे अंकल की बात में दम तो है। देखो, ज़्यादातर प्रॉब्लम कब फेस करने पड़ते हैं, जब फैमिली सपोर्ट नहीं करते। बट लकीली वानी जी के पेरेंट्स उनका साथ दे रहे हैं, विच इज़ प्लस पॉइंट। अब मुझे पता नहीं, मुझे एक तरफ लग रही है कि वहाँ जाना सही नहीं है, तो दूसरी तरफ लग रही है कि उसके फैमिली, और मैं कंफ्यूज हूँ। बाकी तुम देखो, फ़िलहाल रेस्ट करो, ठीक है? इधर वैसे तो देखते देखते रात हो जाती है। रात को वानी के पापा आते हैं और पूछते हैं कि बेटा तो क्या सोच रहे हो, कब तक जानी है कनाडा? पापा फ़िलहाल नहीं, वो कुछ दिन थोड़ी बहुत वहाँ गई है, थोड़ी बहुत रह ले। मैं अपनी ऑफिस की चीज़ें, मतलब आपको तो पता है, कुछ चीज़ें हैंडल कर रही हूँ, बस 3-4 दिन ही, उसके बाद। और उसमें वो वीज़ा की प्रोसेस वगैरह अगर हो जाए जल्दबाजी तो हो जाएगी बस। ठीक है बेटा, फ़िक्र मत करो, वो मैं देखता हूँ। बाकी तुम 2-3 दिन में ऑफिस की चीज़ें देख लो, बाकी तो मैं ही हूँ ही। ठीक है पापा। उसके पापा जाने लगते तो वानी अपनी पापा के हाथ पकड़ती है और बोलती कि पापा। तभी उसके पापा उसकी ओर देखते हुए, उसकी फेस एक्सप्रेशन को देखते हुए बोलते कि अच्छा ठीक है, समझ गया। अब बोलोगे पापा आप लोग कितने अच्छे हो, मैं बहुत लकी हूँ। ये बेटा, ये थोड़े ओल्ड नहीं हो गए क्या? तभी वानी हंसती है और वो दोनों को हक करती क्योंकि उसकी मम्मी भी थी वहाँ पे। बस ये बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए, सच में। बट मैं लकी हूँ, ऐसे माँ बाप मिलते नहीं हैं। काश सबके माँ बाप ऐसे सब कुछ समझ जाए ना, तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी ना पापा। बेटा यही तो है ना, सबकी सोच एक जैसी नहीं है, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं बस अपनी चीज़ों को समझाने में। जी पापा, चलो खुश रहो और सारी चीज़ें जल्दी से करो और जाके उसे लेकर आओ, ठीक है? जी जी ठीक है। बहुत खुश थी, हाय उसकी खुशी उसके चेहरे पे। इधर वो दिन जैसे तैसे बीत जाते। बेचारी सानिया की कमर की हालत ऐसे हाले बेहाल हुए पड़े थे, वो 2 दिन तक ना ऑफिस जा पाई ना वो वानी से मिलने आ पाई। इस दौरान कृतिका के भी बातचीत हुई थी, तो कृतिका भी बहुत खुश थी कि वानी के मम्मी पापा इस तरह से साथ दे रहे थे। तो कृतिका भी बोलती कि यार अगर पहले बता देते तो शायद सच बोले आंटी ने कि यहाँ तक बात आते ही नहीं, शायद वो लोग अपने हिसाब से ट्रैवल कर लेते चीज़ें। हाँ ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। हाँ तो कब जा रही हो? देखते हैं 2 दिन बाद। वाओ, एक्साइटेड। हाँ बहुत ज़्यादा। और उसके बाद 2 दिन तक वानी अपनी कुछ ऑफिस की चीज़ें जल्दबाजी में ही कर लेती है जो इम्पोर्टेंट थी। और उस दौरान जो वानी के पापा थे वो वानी की कनाडा जाने की चीज़ें कर लेते और वापस आने की टिकट वगैरह भी वो सारी चीज़ करके वानी को दे देते हैं, मेल कर देते हैं। तो वानी बोलती कि पापा मतलब 2 दिन बाद लौटनी है। हाँ क्यों, और रहना है क्या तुम्हें वहाँ पे? अगर रहना है तो तुम बोल सकती हो, मैं टिकट कैंसिल करा के। नहीं नहीं पापा ठीक है, 2 दिन रह के फिर आ जाऊँगी। क्योंकि बेटा हम नहीं चाहते कि बच्चे घर से दूर हो, और आप तो एक और जुड़ गई, तो बस हमारे पास हो, हमारे आंखों के सामने हो, वही काफ़ी है। ठीक है पापा। और देखते देखते 2 दिन, हाय वो 2 दिन इतने मुश्किल होते हैं ना। भले ही बात करते थे, यशु के मोबाइल से लगभग 3-4 बात होते थे दिन में वीडियो कॉल पे।
यशु के भी चीज़ें थे और वहाँ के वंदना अपनी सेम ले ही नहीं, क्योंकि 2 दिन के लिए क्या ही सेम लेगी, यही सोचकर फिर तो जानी ही पड़ेगी ना वापस कहीं ना कहीं। उधर यशु भी बोलती कि रह लेते, अच्छे होते तो। नहीं ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर आ जाऊँगी। हाँ ये अच्छी है, ये बढ़िया है। लेकिन ये 2 दिन मानो इतनी मुश्किल थे ना, वक्त मानो कि जा नहीं रहे हो। जब हम बड़ी शिद्दत से वक्त का बीतने की इंतज़ार करते हैं ना, तो वक्त भी थोड़ा बहुत हमारी फीलिंग्स के साथ खेलने लगते हैं। वैसे इसमें वक्त का कोई दोष नहीं, बस दोष हमारी फीलिंग्स और जज्बात की है, जो हम संभाल नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते और नहीं संभाल पाते हैं। जहाँ एक एक सेकेंड हमें घंटे की याद दिलाते हो, माहौल थोड़ा वैसा ही हो जाते हैं दोनों की तरफ ही। वक्त मानो गुजर ही नहीं रहे थे, लेकिन जैसे तैसे वक्त आखिर बीत ही जाती है। वानी उड़ान भरने के लिए एयरपोर्ट आ चुकी थी। यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से कनाडा की फ़्लाइट। जो सानिया और लक्ष्य थे, ये लोग तो दिल्ली तक जाते वानी के साथ और वहाँ से उसे भेजते हैं उड़ान भरने के लिए। हालांकि बेंगलोर के एयरपोर्ट तक तो वानी की मम्मी पापा भी थे, वो सानिया थी जो उसके साथ दिल्ली तक जाती है। हालांकि वानी ने मना कर चुकी थी कि ज़रूरत क्या है, अरे कोई बात नहीं, कमर थोड़ी बहुत ठीक हो गई तो कम से कम दिल्ली तक तो आ ही सकता है, तू जा अपनी ज़िंदगी लाने के लिए, इतना तो कर ही सकती हूँ, हमारी थोड़ी बहुत जर्नी हो जाएगी, मोमेंट ये भी एक अच्छी चीज़ें हैं, हम दोनों एंजॉय कर लेंगे आते वक्त। वानी हंसती है, पागल है तू, और फिर हक करते हुए दिल्ली से ये लोग बाय कहते हैं। और वहाँ से जो वानी थी वो आखिर में उड़ान भरती है कनाडा के लिए। हाय इतनी तेज़ उसकी दिल की धड़कनें थी ना, बस वक्त गिन रही थी कब वो कनाडा लैंड करेगी, वो बस देखेगी अपनी वंदना को। और अब की बार जब वो पूरी तरह से उसे गले लगाएगी ना, तो वो उसकी वंदना है, उसकी। वो जो पल थे ना वो इतनी खूबसूरत थे। हाँ थोड़ी मुश्किल थे, क्योंकि बस इंतज़ार और इंतज़ार, और जब खास मोमेंट आए और वहाँ इंतज़ार करने पड़े तो हालत ख़राब हो जाती है यार। वानी की भी हाल वैसी ही थी। आखिरकार लगभग 14 से 15 घंटे की वो फ्लाइट जर्नी थी, जो दूसरी पल कनाडा में बैठी हमारी वंदना जी भी बेसब्री से वानी जी के आने के इंतज़ार में थी। राह तके बस पल के बिछाए बैठी थी शायद वो, कि कब वानी आई और वो जाएगी उसे लाने के लिए। उफ ये मंज़र। और आखिर में वंदना की इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होती है, वो जाती है वानी को लाने के लिए एयरपोर्ट। जैसी लैंड होती है वहाँ पे सारी चीज़ क्लियर करने में थोड़ी सी तो वक्त लग जाती है। सारी चीज़ क्लियर करने के बाद जब वो निकलती है, निकलने लगती है, वेटिंग जोन की ओर जा ही रही थी। बेसब्री से वंदना खड़ी थी यशु के साथ। यशु और उसके हस्बैंड भी थे, और यशु के हस्बैंड के लिए भी ज़्यादा चीज़ें उतने कॉम्प्लिकेटेड थे नहीं, बड़ी अंडरस्टैंडिंग पर्सन थे और वो समझ चुके थे, सपोर्टिव बंदा था और एक्सेप्टेड थे उसके लिए चीज़ें। वंदना बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब ऐसा होना कि आपको प्यार मिलने की दस्तक आते हैं, मोहब्बत कायम हो जाती है मुकम्मल, तो यार चेहरे में अपने आप ही नूर समा जाती है, खूबसूरती अपने आप ही बढ़ जाती है। बिल्कुल वंदना इतनी खूबसूरत लग रही थी, उसके चेहरे की वो चमक बता रही थी कि मोहब्बत मुकम्मल हो चुकी है। हाय वो स्माइल ही इतनी प्रीचियस थी ना। यशु बस पूरे रास्ते भर वंदना की खुशी को देखती रही, इतनी खूबसूरत वो लग रही थी और इतनी प्रीचियस सी स्माइल थी उसके चेहरे पे। और जैसे ही थोड़ी सी बस झलक देखती है वंदना पानी की, हाय वो इतनी एक्साइटेड थी उस वक्त, वो उछल रही थी कि बस थोड़ी और आ जाए और वो भागते हुए जाएगी और उसे सीधा गले लगा लेगी। और वैसी ही होती है एक पॉइंट से जब वो निकलती है वानी। हाय वैसे तो वो कवल पहनी थी, वो एक जगह पे खड़ी हो जाती है, सामने से एक लड़की भागते हुए आ रही थी, उसके हाथ में फूल थे, फूलों की बुके थे।
वो अपने चश्मे को खोलते हुए बस सामने की उस मंज़र को देख रही थी जो उसके लिए दौड़ती हुई बस आ ही रही थी। उसका चेहरा खिल जाती है। कितनी खूबसूरत लग रही थी वंदना, और जिस तरह से वो भागते हुए आती है, मानो कि वो जहाँ भागते हुए उसके करीब आ रही थी। और फिर कुछ ही सेकंड बाद वंदना भागते हुए आती सीधा वानी को हक कर लेती है, और वानी भी उसे अपनी बाहों में उठा ही लेती है। ये वो मंज़र कहा जा सकता है कि जैसे कि दो बिछड़े हुए नदी के किनारे अपनी हिसाब से लाइन बनाते हुए आखिर एक ही मंज़र में आके जब जुड़ते हैं, वो समा कितनी खूबसूरत है। यशु बस दूर से देखती है। वानी उसकी कमर की ओर पकड़ते उसे थोड़ी सी ऊपर की ओर कर ली थी। वंदना और वानी की एक दूसरे के साथ फॉरहेड टच हुई थी। वानी की आंखों में आंसू और कहीं ना कहीं वंदना के भी, दोनों के आंखें चमक रहे थे। वानी बोल पड़ती है, आई लव यू। वंदना भी बोलती, आई लव यू टू। हमें बहुत मिस करी आपको। और उसके बाद वंदना ही वानी की आंखों को चूमती है। ये बहुत ही खूबसूरत पल थे, और इस खूबसूरत पल को याद करते हुए एक लाइन ज़रूर बनती है। एक लाइन नहीं, बस 2 लाइन मैं गाना चाहूँगी, और ये वानी और वंदना को डेडिकेट करते हुए। मैं वारी जावा सांसों को हो या बेकसूर वे, मैं वारी जावा दिल तो होया है मजबूर वे, मैं मारी जावा। छू लिया तूने लफ्ज़ आँखों को, मन्नतें पूरी तुमसे ही, मैं वारी जावा। तू मिले जहाँ मेरा जहाँ है वहाँ, रौनकें सरी तुमसे ही। हो छू लिया तूने लफ्ज़ आँखों को, मन्नतें पूरी तुमसे ही। तू मिले जहाँ मेरा जहाँ है वहाँ, रौनकें सरी तुमसे ही। प्रिया रे पिया, पिया रे पिया रे पिया, पिया रे पिया, पिया रे पिया रे पिया। मैं वारी जावा दिल तो होया है मजबूर रे, मैं वारी जावा। फिर वहाँ से लोग बढ़ते हैं यशु के घर। घर अच्छे खासे थे, वानी को बहुत अच्छी लगती है, और घर पे जाते भी जो वंदना है वो बस हक कड़ी हुई थी, और वो छोड़ ही नहीं रही थी वानी की हाथ को, इतनी कस के पकड़ी हुई थी जैसे वो एक सेकंड के लिए भी अब दूरी बर्दाश्त नहीं करेगी। वहाँ से जब ये लोग घर जाते हैं, अब लाजमी है वानी इतनी लॉन्ग जर्नी करके आई है तो वो थोड़ी बहुत फ्रेश वगैरह हो लेती है। वहाँ पे कुछ खाए जाते हैं, वहाँ के मॉर्निंग टाइम थे, तो अब यशु बोलते कि अब थोड़ी सी आराम कर लो, फिर उठ के बात करेंगे। और यही बोलते हुए यशु और उसके जो हस्बैंड थे वो लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं। वंदना उसे कमरे में ले जाती है जहाँ पे वो रहती थी, और वो बोलती कि ये आई नो ये तुम्हारी कमरा है, हाय तुम जाओ और मैं वहाँ, आई मिस दैट। और तभी वंदना सीधा उसके लैप में बैठी, वो बेड पे बैठी हुई थी। वानी उसकी ओर देखती है, वानी बोलती ओहो वो सही है। और उसके बाद वानी को आगे कुछ बोलने के मौका दिए नहीं जाते एक्चुअली।
इतनी तड़प थी ना, और इतनी चीज़ें गुजर गए थे दोनों के दरमियाँ, समेटते समेटते दोनों ही खुद इतने बिखर गए थे, समझ ही नहीं पाए कि कहाँ से मंज़र शुरू होके और कहाँ ख़त्म हुए। और अब जाके ये पल मिले हैं, तो वो सारे फ्रस्ट्रेशन जो भी थे अब तक, वो सारे गम दर्द जो भी थे, वो अब वो ऐसे तो निखर के ज़रूर बाहर होगी। वो इतनी वाइल्ड थी वंदना, जो वानी को इतनी वाइल्ड किस कर रही थी। कुछ हद तक वानी थोड़ी बहुत शांत थी, लेकिन जैसे जैसे वंदना की चीज़ें बढ़ रही थी वैसे वानी खुद को सौंप देती है। अब वो भी बिल्कुल वैसे ही उसे पैक भी करती है सारी चीज़। वो दोनों ही बड़ी वाइल्डली एक दूसरे को किस कर रहे थे। ऐसे मान सकते हो जो प्यास कब से लगी हुई थी, अब प्यास बुझाने के वक्त भी आ चुके थे, कुछ ऐसा मंजर। वानी जो वंदना को लेके ही सीधा बेड की ओर की गिरती है। वंदना अब भी वानी के ऊपर थी। वंदना बस वानी की ही वो जो शर्ट पहनी हुई थी उसके बटन खोल रही थी। 3-4 बटन खोलते ही वो अपनी हाथ सीधा वानी की चेस्ट के साइड पे रखता है और इतनी हार्डली वो प्रेस करती है, वानी की मुंह से एक आह ज़रूर निकालती है। वो थोड़ी सी हंसती होती कि आराम से आराम से। वंदना तब वानी की चेहरा देखती है। उस चेहरे में न जाने कितनी सुकून थी। उसकी आंखों को फिर से चूमती है, होठ के करीब आते ही उसकी होठ को चूमने लगती है। एक्चुअली तड़प इतनी बड़ी हुई है, फिर क्या करूं क्या नहीं समझ आ नहीं रही है। तो मेरी गलती नहीं है, वरना मैं खुद को रोक सकती हूँ। यही बोलते हुए वो बहुत ही वाइल्डली वानी को किस कर रही थी, वो भी उसकी होठों को काटती हुई। एक समय वानी जो थोड़ी सी साइड होते हैं वंदना को अपनी नीचे की ओर करते हुए वंदना की ओर आती है। वंदना ने एक टॉप जैसा कुछ पहन के रखी थी, ज़्यादा लॉन्ग नहीं, थोड़ी सी शॉर्ट और जीन्स के साथ। वो उसकी फ्रंट में एक चेन सी थी, वो चेन ओपन करते हुए वो ओपन करती है। हाय, काफ़ी दिन बाद जैसे ही वो वंदना को ऐसे देखती है उसकी आंखें चमकने लगती है। थोड़ी देर अपनी गाल पे हाथ रखती हुई बस एक टक देख रही थी। उसके सीधा वो रिवर्स साइड से होते हुए उसकी नेवल के बाद तक जाके उसकी आंखें थम सी जाती है। वंदना को इतनी शर्म आती कि वो खुद वानी की आंखों के ओर अपनी हाथ रखती है। वानी उन हाथों को चूमती है और फिर वो उसकी आंखों के सामने से हाथ को हटाती है और वैसी ही सुर्खियों में लाइन बनाती हुई धीरे धीरे अपनी होठों का एहसास वो वंदना को कराती है। थोड़ी सी नहीं, कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड थी। होठों के एहसास के साथ साथ एक एक बाइट जो वंदना की जान ले रहे थे, वो क्लीविज साइड से होते हुए लिक करते हुए उसकी नेवल तक आती है। अपनी टंग से कुछ हद तक हरकतें करने के बाद वह सॉफ्ट सी बाइट, और उस बाइट में इतनी सिड्यूक्टिव तरीके से वो करती है कि वंदना सीधा उसकी हेड को ग्रैब कर लेती है अपनी नेवल की ओर पुश करते हुए। वहाँ पे वंदना वो बस गहरी सांसें ले रही थी, थोड़ी थोड़ी सी सिसक रही थी। वानी बस अपनी हर एक छुअन का एहसास वंदना को कराती है और वंदना वो महसूस करते हुए बस अपनी सांसों को टुकड़ों टुकड़ों में बिखरने दे रही थी। धीरे धीरे वो उसकी डाउन साइड तक जाती है, जो लोअर डिसेस है वो धीरे से ओपन कर लेती है और अपना वो डीप, जिस तरह से वो हर वक्त वंदना को ये एहसास दिलाती है कि मैं तुम्हारी और तुम मेरी हो, उस एहसास का वो हर एक चीज़ से बखूबी से समझा रही थी। जहाँ वंदना बस मड़ोर रही थी तड़प के कारण। कभी वो बेडशीट को इतना कस के पकड़ ली थी, दबोच रही थी, तो कभी वो पानी की बालों को कस के दबोचती हुई, तो कभी उसकी बैक को।
और एक क्षण ऐसी आती है कि वानी उसे अपनी ओर करती है। वंदना जैसी उसकी ओर करीब जाती है, वो फटाक से ही उसकी शर्ट की वो बाकी बटन खोलते उस शर्ट को खोल लेती है और सीधा उसके शोल्डर पे बाइट। वहाँ से थोड़ी और आगे कुछ ही क्षण में ये दोनों के कपड़े ही इधर उधर जाके सरक जाते हैं। ये दोनों ही निवस्त्र थे और अपने आप में पूरी तरह से खोने के लिए बस तैयार थे। क्या मंजर थे, क्या वो समा थी, कौन जाने किसको थे खबर। ये दोनों बस अपने ही माहिर थे खुद में समा जाने के लिए। अब इतने दिन बाद एक दूसरे को पाकर जो मंजर ये लोग समाएंगे तो वो समझ तो आएंगे ही ना। बस टूट के एक दूसरे में पूरी तरह से डूब जाते हैं मोहब्बत की आगोश में। और जब मोहब्बत मुकम्मल की खुशी की दास्ताई में ये लोग आखिरी सांसों की आहें भरती है, पूरे थक के एक दूसरे की बाहों में ये लोग खो से जाते हैं। सांसें बहुत तेज थे, दिल की धड़कनें एक ही रफ्तार के साथ धड़क रहे थे। वानी वंदना की आंखों को चूमती, उसकी फॉरहेड को चूमती है, उसकी होठों को लाजमी से छूती है। आई लव यू, आई लव यू टू। अब वो सो ही जाती है नींद के आगोश में, कब खो जाती है दोनों को खबर नहीं थी। उठते हैं लगभग शाम के 4 बजे, वो भी यशु के दरवाजे नॉक करने के बाद। ऐसे मानो कि पता नहीं कब से ये लोग सो ही नहीं थे चैन से, और अब जाके चैन से ये लोग एक दूसरे की बाहों में सो पाए। तो सुकून भरी नींद ये लोग आखिर में लेती है। जब ये लोग उठते हैं, अच्छे से फ्रेश वगैरह होती है, तैयार होते हैं ठीक से परफेक्टली, और मस्त चेहरे पे चमक आ चुके थे दोनों के। वंदना के चेहरे में कुछ हद तक थोड़े से शर्म हया की झलक, जिससे उसकी खूबसूरती और दुगनी हो जाती है। हाय, वो पहले से इतनी खूबसूरत थी और भी खूबसूरत मानो कहर मचा जाती है। वानी बस उसे निहार रही थी। अब वो जहाँ पे वो 2 दिन तक तो थी, थोड़ी बहुत इधर उधर घूमना वगैरह, लवी डवी मोमेंट्स, हर वो पल, वो 1.5 साल की वो कसर ये 2 दिन में पूरी कर लेती है। हर वो पल ये लोग बस खुशी से एक दूसरे के साथ जी रही थी। और फिर 2 दिन बाद ये लोग यहाँ से फिर से इंडिया के लिए रवाना होती है। लेकिन कहीं ना कहीं वंदना के मन में थोड़ी बहुत घबराहट थी कि जागने के बाद कहीं फिर से कुछ हो ना जाए। और जब ये लोग पहुँचते हैं दिल्ली, लैंड करते तो वहाँ मौजूद थे लव और कृतिका। हाँ, लव जो था वो यशु से खबर ले रहा था। भले ही वो अभी तक इन 3-4 दिन में जब से वो गई थी वो बात नहीं करा था वंदना से, वो बस यशु से हालचाल पूछ लेता था। ठीक है ना, वो लोग कब आ रहे, ये सारी चीज़ डिटेल्स। जैसे ही वंदना अपने भाई को देखती है वो भाग के जाती है और लव को कस के गले लगा लेती है। थोड़ी सी इमोशनल भी थी। गले लगाते हुए पूछती कि तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। और हाँ, हाय हाय बाबा, छोटा सब ठीक है ना? हाँ बाबा थोड़ा सा गुस्सा है, वो तुम्हारे बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। आई बहुत खुश है, और उनको जब सारी चीज़ मैंने बताया तो वो बहुत खुश है। वंदना बहुत खुश थी और इधर कृतिका मिलती है वानी से। आए हाय, चेहरे तो क्या चमक रहे हैं। वहाँ पे ये लोग कुछ देर तो ठहरते हैं, थोड़ी हद तक वहाँ पे कुछ खाना वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि कृतिका अब यहाँ से वो वापस चली जाएगी और कहीं ना कहीं लव भी। ये लोग बस यही तक आए थे, बेंगलोर साथ में जाना नहीं चाहते थे और ना ही लव जा पाएगा, क्योंकि बाबा को इतनी सारी चीज़ पता ही नहीं है कि लव भी इसमें शामिल है। हालांकि वो अपने तरीके से समझाने की कोशिश किया है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। इधर से ये लोग कुछ देर बाद इन लोगों से बातचीत करके कुछ खा पी के ये लोग आखिर में रवाना होते हैं बेंगलोर के लिए। जब बेंगलोर पहुंचते हैं तो इनको खबर नहीं थे कि इनके स्वागत में पूरा परिवार मौजूद होगी। परिवार मतलब सानिया, लक्ष्य और वानी की पूरी परिवार।
वैसे तो वानी ने अपने पापा को मना कर दी थी एयरपोर्ट में आने के लिए। वो बस कही है कि पापा वैसे भी सानिया आ रही है और उसके साथ लक्ष्य भी, तो आप मत आइए, हम आ जाएंगे घर में। लेकिन जैसे ही वो पहुंचती वहाँ पर सभी थे और फूलों से स्वागत करे जाते हैं। वानी की मम्मी जाके सीधा वंदना को हक करते हैं और वहाँ से ये लोग घर की तरफ आते हैं। वो बहुत ही खूबसूरत पल थे, लेकिन कहीं ना कहीं वंदना की वो घबराहट। घर आते आते वानी अपनी मम्मी पापा को ये बोलती है कि वंदना थोड़ी सी घबरा रही है कि फिर से उसके बाबा और उसके वो रिलेटिव कोई परेशानी। तभी उसके पापा घर पहुंचते हैं पहले और वंदना को सामने बैठा कर कहते हैं कि बेटा सुनो, जब तक हम हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है, और अब तुम दोनों का कोई भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने केस फाइल करे हैं तुम्हारे वो रिलेटिव के खिलाफ़, और आगे चल के अगर तुम दोनों के साथ कुछ भी होता है तो सीधा बात उन्हीं पे आएंगे। हमने वो जो पुलिस ऑफिसर थे वो मेरा दोस्त थे, मैं उनसे बातचीत कर लिया। वंदना इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। वो बोलती कि सच में? हाँ बेटा सच में, तुम फिक्र मत करो, हम हैं ना। और अगर हमारे रहते हुए हमारी बच्ची के ऊपर ऐसे मुसीबत आए तो हमारे रहने का क्या मतलब है। तो वही वंदना बहुत खुश थी और वो वानी के पापा को साइड हक करते हैं। अब ऐसे ही खुशी के पल थे, ऐसे ही दोनों साथ रहते हैं एक परिवार की तरह। और वानी की परिवार, उसकी मम्मी पापा और उसकी बहन, वो लोग इतनी अच्छे से वंदना को अपनाए थे ना। वंदना कभी कभार उसे फील होती थी कि शायद वो सपना देख रही हो वैसे, लेकिन वो बहुत खुश थी। हाय, उसकी खुशी की ठिकाना नहीं थी, अलग ही बात थी। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत ये थी दुख की बात कि वंदना के वंदना के बाबा के कारण कभी वंदना की आई वंदना से बात नहीं कर पाई। लेकिन वो खुश थी, उनको ये पता थी कि उनकी बेटी खुश होगी, खुश रहेगी। कहानी तो यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है परिवार का साथ होना। क्योंकि जब परिवार का साथ होता है ना तो इतने स्ट्रांग बन जाते हैं ना इंसान कि वो हर एक मुश्किल से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, और लड़ते भी हैं, सामना भी करते हैं बिना झिझक के, बिना डर के, बस ये जानकर कि परिवार साथ है। और अगर परिवार साथ नहीं देते हैं तो डगमगाने लगते हैं कदम, लड़ते हैं फिर भी, लेकिन फिर कहीं ना कहीं जाके हार जाते हैं, या हालात के आगे झुक जाते हैं, या परिवार के लिए हम खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं। एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ें जो शुरुआत होने से पहले शायद मिट जाते हैं। काश कभी कभार परिवार, ये जो परिवार है, ये समाज रीति रिवाज की चीज़ें सोचकर बस अपनी बच्चों का सोचे। अगर बच्चे की खुशी की ज़्यादा समाज और रीति रिवाज की चीज़ें आए तो फिर पैदा करना ही क्यों है बच्चे, समाज और रीति रिवाज के अनुसार ही चले। सबसे महत्वपूर्ण खुशी, अगर वो ही ना मिले, ज़िंदगी भर का गम दे दिए, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे समाज रीति रिवाज की चीज़ों को पकड़ते हुए चलना। हम बस उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि उम्मीद में ही दुनिया कायम है, कि एक ज़माना आएंगे कि शायद ये सारे फासले, ये सारी चीज़ें ना रहेगी। थोड़ी बहुत परिवार के लोग, माँ बाप भी समझेंगे। ऐसा नहीं है कि अब नहीं समझते हैं, अब के ज़माने में ही हैं, लेकिन वो है कि 1000 में शायद वो 6 या 7 परिवार है जो थोड़े से अच्छे मेंटली के निकल पड़ते हैं, जो अपनी बच्चों का खुशी सोचते हैं, जैसे कि वानी के माँ बाप ने सोचे है। लेकिन वो 1000 में से है, तो 1000 में से बस अगर 6 या 7 परिवार के ऐसे हैं तो बाकियों का क्या कसूर। होप कि चीज़ें बदलें, बस फिंगर क्रॉस। और हम बस वंदना और वानी के लिए दुआ कर सकते हैं कि वो लोग अपनी आगे ज़िंदगी ऐसे ही एक दूसरे के साथ खुशी से जिए, परिवार के साथ।
और वंदना के बाबा इस रिश्ते को मान जाए, बस उम्मीद कर सकते हैं। और आखिर में कुछ अल्फाज से हम अलविदा कहना चाहेंगे कि दुनिया में आशिक तो बहुत ही भरे पड़े हैं, दुनिया में आशिक के कमी तो नहीं है, वो जो मोहब्बत मुकम्मल होने से पहले मिट चुके थे, खुशी की आगाज़ होने से पहले गम में तकदीर हो गई। ऐ खुदा कुछ ऐसा रास रचाना, ऐ खुदा कुछ ऐसा रास रचाना कि इश्क की दस्ताए मोहब्बतें मुकम्मल मंजूर हो तेरे वास्ते। तो आज कहानी यहीं पे समाप्त। अब अलविदा, फिर कभी किसी और दास्तां के साथ फिर मुलाकात ज़रूर होगी। दुआओं में याद रखना हमें। अलविदा।